तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि लॉसेस एंड एफिशिएंसी के जो फॉर्मूले हैं, नॉर्मली स्टूडेंट को पता होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। सर इनपुट जितना दिया हमने और उसके एवज में हमें आउटपुट कितना मिला, तो उसका रेशो आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशो होता है उसको जब 100% कर देंगे तो परसेंटेज इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। ठीक है, और ट्रांसफार्मर की चूंकि इफिशियंसी बहुत ही हाई होती है ना, प्रैक्टिकली हाई होती है ना, सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी ज्यादा हाई होती है। उसका बहुत सारे रीजंस है, बट एक कारण ये समझ लीजिए कि उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, कोई भी रोटेटिंग लॉस नहीं है। इस वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस आपका जितनी बाकी जब मशीन पढ़ेंगे हम लोग, इंडक्शन मशीन, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, तो उसमें क्या है, रोटेटिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, इस वजह से वहां पे लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है बहुत ही हाईली इफिशिएंट डिवाइस है ना, इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा चमत्कारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो कि हमारी मतलब इसके अगर साइज की बात करें ना, तो ये जेब में रखने से लगा के एक पॉकेट में भी ट्रांसफार्मर आ सकता है, और आपके घर जो कि इतना ही बड़ा घर हो उसके बराबर भी ट्रांसफार्मर का डिजाइन पॉसिबल हो। ठीक है, चलिए, तो इफिशियंसी का एक फॉर्मूला ये है। देखो 2-3 फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उलझ जाते हैं। पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, तीसरा फॉर्मूला ये, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, है ना, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इनपुट वाली इनपुट जो है वो कहां जा रहा है, आउटपुट प्लस लॉसेस में तो जा रहा होगा। एक इफिशियंसी का फॉर्मूला ये भी कर सकते हैं कि जो आपका आउटपुट है असल में वो क्या है, जो इनपुट दे रहे हैं और लॉसेस माइनस कर दो तो बचा हुआ क्या हो गया, आउटपुट। तो आउटपुट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट। तो ये तीनों फॉर्मूले यूज होते हैं अलग अलग जगह पे। तो मेरा सबसे फेवरेट जो इफिशियंसी का फॉर्मूला है ये वाला है, ये मेरा फेवरेट है। अब देखो डिपेंड करेगा कि आपका इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में क्या चीज है, इनपुट आपका इलेक्ट्रिकल में है या आउटपुट इलेक्ट्रिकल में है ना। इस बात को ऐसे समझिए कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेकेंडरी या इनपुट या आउटपुट दोनों साइड में क्या है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से डील हो रहा है। तो आप वहां पे इनपुट और आउटपुट दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। अगर बात करें इंडक्शन मशीन की, तो कोई भी मोटर है, थोड़ी देर के लिए इंडक्शन मोटर की बात करें, तो मोटर में सप्लाई जो है, इनपुट जो है इलेक्ट्रिकल है, बट आउटपुट क्या इलेक्ट्रिकल है, नहीं, आउटपुट क्या है, मैकेनिकल है। तो वहां पर इनपुट वाला जो है वो फॉर्मूला ज्यादा फिजिबल होगा। अगर बात करें हम लोग जनरेटर की, तो जनरेटर में इनपुट क्या है, जनरेटर में इनपुट है मैकेनिकल से ना, टरबाइन से पूरा प्राइम मूवर वगैरह घुमाते हैं, और आउटपुट का ही में आ रहा है आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। तो इसका मतलब है कि आउटपुट वाला फॉर्मूला वहां ज्यादा फिजिबल है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की कौन सी क्वांटिटी हमारी इलेक्ट्रिकल है, उस हिसाब से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। जो ट्रांसफार्मर में सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होगा वो ये वाला यूज होगा। अच्छा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर मैं न्यूमेरिकली इसको बार बार ओरिएंटेशन, बार बार ये फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इससे लॉसेस निकालेंगे, तो एक बात बताओ आपको, जितने भी ट्रांसफार्मर के इफिशियंसी वाले या लॉसेस वाले न्यूमेरिकल होंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लॉसेस निकालना पड़ेगा। जैसे इफिशियंसी आ जाए, जैसे ही क्वेश्चन में इफिशियंसी वर्ड हो जाए, इसका मतलब है कि 99% केसेस में आपको लॉसेस फाइंड करना ही करना है ना, या फिर लॉसेस गिवन होंगे तो इफिशियंसी फाइंड करना होगा। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर क्वेश्चन में लॉसेस की इंफॉर्मेशन गिवन है तो ज्यादातर केसेस में आपसे इफिशियंसी पूछा जाएगा, अगर इफिशियंसी है तो ज्यादातर केसेस में आपको लॉसेस या उससे रिलेटेड पैरामीटर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर मैं इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो, और उसके बाद से मैं आउटपुट को कॉमन ले लूं, तो ये कुछ फॉर्मूला ऐसा बनता है कि लॉसेस इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी माइनस 1 इनटू आउटपुट। अब आप बोलोगे सर 100% कहां गया, तो एक काम करना, 98% अगर इफिशियंसी है, सपोज करो 98% इफिशियंसी है, अगर इफिशियंसी है तो यहां पे क्या रखोगे, यहां रखोगे 0.98, यहां पे क्या रखोगे 0.98। ठीक है, तो 1 अपॉन इफिशियंसी माइनस 1 इंटू आउटपुट। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कैसे आया फॉर्मूला, यहां से हम लोगों ने डिराइव करा, इसको समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है। तो ये बिल्कुल नींद में कोई उठा के पूछ लो लॉसेस ट्रांसफॉर्म, तो 1 अपॉन इफिशियंसी माइनस 1 इंटू आउटपुट वाला फॉर्मूला लगाएंगे सर, है ना। तो ये क्विक होना चाहिए आपके दिमाग में। चलो, तो ये तो रहे बेसिक्स फॉर्मूले, जो कि स्टार्टिंग है, जनरलाइज फॉर्मूले। ये किसी भी इररिस्पेक्टिव हो, कोई भी मशीन हो, चाहे ट्रांसफार्मर कुछ भी हो, सभी जगह पे ये फॉर्मूले वैलिड है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ट्रांसफार्मर के। ठीक है, चलिए, अब लॉसेस एंड एफिशिएंसी के अब देखें अगर हम लोग, तो एक फॉर्मूला हमारे जो लॉसेस है, देखिए अगर मैं लॉसेस की काउंटिंग करूं ना, इसमें अगर मैं लॉसेस की काउंटिंग करूं तो कौन कौन से लॉसेस होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में, कोर लॉस होता है ना। ट्रांसफार्मर में अगर लॉसेस की बात करें तो हमारा सबसे एक लॉस हमने पढ़ा कोर लॉस।
कोर लॉस के बारे में पिछले लेक्चर्स में हमने बात करी। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? हिस्टेरिसिस और एडी करंट का कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा कौन सा लॉस होता है? कॉपर लॉस। जो हमारे सीरीज में हमारे जो रेजिस्टेंसेस लगे थे इक्विवेलेंट डायग्राम में आपने देखा होगा, तो उसके अलोंग अगर मैं प्राइमरी साइड में देखूं या HVLV जो भी बोलना हो, I1 स्क्वेयर R1 प्लस I2 सेकेंडरी करंट और वहां से जाने वाला जो रेजिस्टेंस R2 वहां से जाने वाला करंट I2, तो इन दोनों का प्लस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? कॉपर लॉस आ जाएगा। ये हमारा कॉपर लॉस आ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने ये भी सिखाया आपको कि कैसे पैरामीटर को रेफर किया जाता है। सेकेंडरी के पैरामीटर प्राइमरी में लाते हैं और प्राइमरी के सेकेंडरी में ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं ऑलरेडी मैं डिस्कस करा चुका हूं रिसेंट ट्रेंड सीरीज में। तो इसका मतलब है कि इसकी बजाय ये दोनों लिखने की बजाय क्या मैं ऐसा लिख दूं कि अगर मैं सेकेंडरी के सारे पैरामीटर प्राइमरी में ला दूं तो प्राइमरी करंट का स्क्वायर इनटू RE1 का मतलब अब मुझसे मत पूछना है ना, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर आप बोलोगे सर प्राइमरी क्यों, हम तो सेकेंडरी साइड ले जाते हैं। एक काम करो सेकेंडरी साइड ले जाओ। तो एक काम करते हैं I2 सेकेंडरी करंट का स्क्वायर इनटू RE2 आई बात समझ में? तो ये सारे के सारे अभी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो ये एज इट इज आएंगे। अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर हो जाएगा तो ये पर फेज है, तो ऐसे 3 होंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर में, तो 3 वाइंडिंग होगी ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। अभी जब मैं 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, ठीक है? समझ में आ गया? तो मेन जो लॉसेस है आपके कोर लॉस और कॉपर लॉस, ये दो ही टाइप के लॉसेस ज्यादातर होते हैं, बट इसके अलावा भी डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं, हिस्टेरिक लॉसेस होते हैं, इसके अलावा भी ऑयलिंग और इन बहुत सारी चीजों में लॉसेस वगैरह होते हैं, बट उनको हम लोग क्या करते हैं, इनको हमारे यूजी के सिलेबस में नेग्लेक्टेड मानते हैं, ठीक है? तो ओरिजिनली जब हम लोग एक्चुअल में जब ट्रांसफार्मर का डिजाइन करते हैं प्रैक्टिकली, तब इनको कंसिडरेशन में लेके चलते हैं, बट अभी हम लोग अंडर ग्रेजुएशन के लेवल पे अगर बात करें तो ये दोनों लॉसेस को हम लोग नेग्लेक्टेड मान के हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। समझ में आया? ठीक है? तो ये इस तरह के 4 लॉसेस प्रेजेंट है जिसमें 2 आपके मेन है। तो अब अगर हम लोग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखें तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला, अभी एक्स को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, क्या होता है? रेटेड आउटपुट अपॉन रेटेड आउटपुट प्लस, है ना, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं? फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूं? ये वाला, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। तो यहां से रेटेड आउटपुट डिवाइडेड बाय रेटेड आउटपुट प्लस ये लॉसेस, कोर लॉस WC से क्या डिनोट करते हैं? कोर लॉस। इसको कांस्टेंट लॉस भी बोल सकते हैं, बट विथ वन कंडीशन, है ना, जो मुझसे फुल कोर्स पढ़ा होगा। कोर लॉस को कांस्टेंट लॉस तभी बोल सकते हैं बाय नेग्लेक्टिंग स्लाइट वेरिएशन ऑफ फ्लक्स, है ना, फ्लक्स वगैरह का जो स्लाइट वेरिएशन हुआ था उसको नेग्लिजिबल मान के तभी हम लोग कांस्टेंट लॉस बोल सकते हैं। चलो, उसके बाद WCU, कॉपर लॉस फुल लोड। अब देखिए ये जो X क्या है, X किस चिड़िया का नाम है ये समझिएगा, क्योंकि यहां पे आपको क्वेश्चंस में उलझाते हैं। एक्चुअल में अगर सपोज करो आपको न्यूमेरिकल में फुल लोड गिवन है, अगर फुल लोड पे बताओ, है ना, आपसे क्या पूछा जाएगा न्यूमेरिकल में? ज्यादातर पूछा जाएगा, सपोज करो कि इफिशिएंसी पूछा गया आपसे, है ना, आपसे न्यूमेरिकल में क्या पूछा जाएगा कि बताइए इफिशिएंसी क्या है। क्या पूछा जाएगा? बताइए इफिशिएंसी क्या पूछा है, और साथ में इफिशिएंसी पूछने के साथ में 2 चीजें आपको गिवन होगी। वो 2 चीजें क्या होगी मैं बता देता हूं, बहुत ध्यान से रखना। 8 पावर फैक्टर, कौन से पावर फैक्टर पे आपको इफिशिएंसी निकालनी है ये भी गिवन होगा, और साथ में ये भी होगा कि 8 फुल लोड निकालना है या फिर 8 हाफ फुल लोड निकालना है, हाफ फुल लोड निकालना है, ठीक है, हाफ फुल लोड, या हो सकता है 3/4 ऑफ लोड, है ना, 75% ऑफ फुल लोड, 80% ऑफ फुल लोड, इस तरीके से आपको गिवन हो सकता है। तो इफिशिएंसी जो भी आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा उसके साथ साथ पावर फैक्टर देखना है कि कौन से पावर फैक्टर पे पूछा है, साथ में ये देखना है कि कौन से लोडिंग पे पूछा है। अब मैं आपको बताऊं, अगर इधर की साइड में चलते हैं हम लोग, इधर की साइड में चलते हैं हमारे, कि अगर फुल लोड पूछा है, फुल लोड पावर फैक्टर तो हम लोग रख देंगे जो रखना है, ठीक है, बट एक्स जो फुल लोड है, अगर फुल लोड है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर यह हाफ फुल लोड, अगर यह हाफ फुल लोड पूछा है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ये पूछा है अगर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी, 3/4। तो जिस लोडिंग पे पूछा है वो लोडिंग का मल्टीप्लाई किया है। तो असल में एक्स है क्या चीज? एक्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये है क्या? दैट इज अ लोडिंग
और मैंने बताया था, याद है आपको रेगुलेशन में, कि लोड कम ज्यादा कर रहे हो तो इसका मतलब क्या, वोल्टेज तो फिक्स है, बट साथ में वोल्टेज फिक्स का मतलब है कि वोल्टेज में बहुत ज्यादा वैसा नहीं हो रहा, मतलब लोडिंग का मतलब क्या, लोडिंग चेंज कर रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, या फिर आप घर में अगर अपने सॉकेट्स में, सारे सॉकेट्स में देखो तो वोल्टेज लगभग सेम है, बट आप अगर कूलर लगा रहे हो या फिर एसी लगा रहे हो, मोबाइल चार्ज कर रहे हो सॉकेट में, तो अलग अलग लोड के साथ में अलग अलग करंट ड्रॉ कर रहा है ना। मोबाइल चार्जिंग में मिली एम्पेयर में करंट ड्रॉ करेगा, और अगर हम लोग और भी कोई अच्छा डिवाइस यूज कर, बड़ा डिवाइस अगर लगा देते हैं, बड़ा इक्विपमेंट लगा देते हैं, तो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। तो इसका मतलब है कि लोडिंग, हमारे ट्रांसफार्मर की भाषा में लोडिंग का एक मतलब ये भी हो सकता है कि करंट की टर्म में भी आपको लोडिंग गिवन हो सकता है ना। तो ये जो x है, ये हमें क्या गिवन होता है कि कितना अमाउंट लोडिंग है, लोडिंग अमाउंट बताता है, लोडिंग अमाउंट। अब ये लोडिंग अमाउंट भाई कॉमन सेंस लगा सकते हो, अमाउंट लिखा है इसका मतलब ये 10 रुपए 20 रुपए के टर्म में तो नहीं बताएगा। लोडिंग अमाउंट का मतलब है कि किस में बताएगा, परसेंटेज लोड, 20% लोडिंग, 30% लोडिंग, 50% लोडिंग, तो 50% का 0.5 आ जाएगा, 60% का, जैसे हाफ का कितना हो, 50% लोडिंग, हाफ का मतलब कितना हुआ कि 0.5x, इसको परसेंटेज में करोगे तो 50% हो जाएगा, है ना, इसको करोगे 75 हो जाएगा। तो इस तरीके से समझा दिया मैंने, है ना। आई होप मजा आया हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक दिक्कत होता है कि सर ये x असल में है क्या, कब यूज करना है कब नहीं करना है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसको भी मत ध्यान रखो, एक काम करो, इसका भी मैंने एक एक्सटेंडेड वर्जन बना दिया है, ठीक है। चलो ये वाला कि एक्चुअल में रेटेड आउटपुट है क्या, अगर देखोगे यहां पे रेटेड आउटपुट अगर देखें तो आउटपुट V2 I2 cos θ2, जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में आउटपुट क्या है, वोल्टेज, करंट और, है ना, एक्टिव पावर VI cos φ। तो किस साइड का, लोडिंग साइड का लोड कहां लगाते हैं हमारा, जहां पर भी हमारा सेकेंडरी होगा वहां लोड लगाएंगे, तो V2 I2 और cos θ2 VI cos θ। उसके बाद आउटपुट V2 I2 cos θ2 कोर लॉस और WCU फुल लोड। अगर ये x क्या है, दैट इज द लोडिंग, कौन से लोडिंग पे कर रहे हैं तो उसका मल्टीप्लाई x और यहाँ पे x स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे कॉपर लॉस क्या है, आई स्क्वायर लॉस ना, क्योंकि लॉसेस, कॉपर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। करंट का स्क्वायर मतलब लोडिंग क्या है, एक तरह का करंट ही तो है, अभी मैंने समझाया है ना, एक तरह का करंट ही तो है, तो इसका मतलब है कि उसका प्रोपोर्शनल स्क्वायर टाइम्स है करंट का, तो इस वजह से यहां पर भी क्या होगा, लोडिंग का स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो अब बात करें अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी की, मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें अगर हम लोग, तो यहां पर इस पूरी एफिशिएंसी को हम लोग फर्स्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू करंट और विद रिस्पेक्ट टू पावर फैक्टर, क्योंकि दो चीज वेरिएशन है हमारे पास, लोडिंग मतलब करंट का वेरिएशन और पावर फैक्टर के अलग अलग उस पर हो सकता है, तो पावर फैक्टर की टर्म में θ2 की टर्म में और करंट के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में एफिशिएंसी को डिफरेंशिएशन करके जीरो करेंगे तो दो कंडीशन मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब पॉसिबल है, जब WC ये कोर लॉस और कॉपर लॉस क्या हो जाए, बराबर हो जाए, कोर लॉस और कॉपर लॉस दोनों के दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल है। मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी के ऊपर कोर लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर होंगे। अब बराबर में साथ में ये x लगा है। अगर फुल लोड की बात करेंगे, देखो फुल लोड की अगर बात करेंगे तो WC इक्वल टू WCU फुल लोड, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं ना कि बताइए मैक्सिमम कंडीशन पे कोर लॉस और कॉपर लॉस क्या क्या होंगे, तो स्टूडेंट बोलते हैं सर कोर लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, कोर लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, बट ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, एट फुल लोड। अगर फुल लोड पे है तो देखो फुल लोड पे अगर होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, उस टाइम पे WC इक्वल टू WCU फुल लोड सही है, बट अदर देन फुल लोड हुआ तो फिर तो ये ऐसा बोलना पड़ेगा ना, WC इक्वल टू x स्क्वायर इंटू WCU फुल लोड, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखेंगे हम लोग, अच्छा अगर θ2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, θ2 इक्वल टू क्या आता है, जीरो पावर फैक्टर, मतलब जीरो आता है, इसका मतलब क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर, cos थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो यूनिटी पावर फैक्टर पे मैक्सिमम एफिशिएंसी यूनिटी पावर फैक्टर पे पॉसिबल है। तो जब भी अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछे और पावर फैक्टर गिवन नहीं हो तो आप यूनिटी पावर फैक्टर लेके सॉल्व कर देना, ठीक है। चलिए अब देखो क्या होता है, सबसे अच्छा एक चीज है कि अगर इस एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये जनरलाइज एफिशिएंसी हमारी, अगर हमसे कोई बोले कि मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालो तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो, है ना। मैंने क्वेश्चंस भी दो अलग अलग तरीके, दोनों मेथड से सॉल्व कराए। दो तरीके क्या है कि काम करो, पहले तो आप ये x निकाल लो, x कब निकालोगे, ये कोर लॉस और कॉपर लॉस आपको फुल लोड पे पता होंगे, ये फॉर्मूला लगाओ और x की वैल्यू लिख के आ जाओ, x की वैल्यू लेके आ जाओ, तो वो जो x होगा
एक्स मतलब क्या है, लोडिंग है, ये वो लोडिंग होगी जिसके ऊपर मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है, तो वो एक्स की वैल्यू अगर यहां पुट करोगे तो ऑटोमेटिक जो एफिशिएंसी मिलेगी वो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगी। क्या तरीका है, बता दिया मैंने, एक मेथड बता दी। क्या बताया मैंने कि कोर लॉस कॉपर लॉस पता हो तो लोडिंग निकाल लो, जिस लोडिंग के ऊपर मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही थी, ये कंडीशन यूज करके एक्स निकाल लो, वो एक्स यहां पुट करोगे तो जो एफिशिएंसी आएगी वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। दूसरा तरीका एक काम करते हैं कि काम करते हैं जो केवीए है हमारा, है ना, केवीए, क्योंकि देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना है तो जो आउटपुट है वो यूनिटी पावर फैक्टर पे है, तो यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब ये कॉस हटा दो तो वी इंटू आई क्या होता है, केवीए रेटिंग ना डायरेक्टली। तो एक काम करते हैं केवीए मैक्सिमम अपॉन केवीए मैक्सिमम प्लस 2 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट लॉस। अब देखो ये दोनों जब बराबर हो जाए, इसका मतलब बराबर अगर हो गए दोनों के दोनों, तो इसका मतलब है क्या है कि जो आपका कोर लॉस है वो ट्वाइस हो जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग ने यहां पे कर देंगे टोटल लॉस क्या हो जाएंगे आपके 2 टाइम्स ऑफ WC एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो डायरेक्टली ये दोनों लिखने की बजाय डायरेक्टली हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये एक्स स्क्वायर टाइम्स ये किसके बराबर है, WC के बराबर, तो ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, तो हमें ये तो फिक्स रहता है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला लेके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना हो जाएगा, तो ये लॉसेस हो जाएगा। अब ये जो केवीए मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, केवीए मैक्सिमम निकालने के लिए केवीए रेटेड अंडर रूट WC डिवाइडेड बाय WCU फुल लोड, असल में यही फॉर्मूला है एक तरीके का, है ना, एक तरीके का। ये लोडिंग निकाल लिया और जो रेटेड केवीए था उसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ी देर के लिए रेटेड केवीए के साथ में एक्स लगा दो, देखो है ना, ये तो है क्या, एक्स ही तो है, एक्स ही तो है ना, एक्स लगा दिया तो एक्स इंटू रेटेड केवीए, वही बात बन गई। तो घुमा फिरा के एक मैंने फॉर्मूला बना दिया है कि चलो मैक्सिमम केवीए पता है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। मैक्सिमम केवीए निकालने के लिए मैक्सिमम केवीए नहीं है, ये केवीए की वैल्यू एट मैक्सिमम एफिशिएंसी है ना, केवीए मैक्सिमम नहीं है, ये क्या है, केवीए एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, वो इक्वल टू केवीए रेटेड अंडर रूट WC डिवाइडेड बाय WCU फुल लोड। ठीक है, मैंने कुछ फुल कोर्सेज में जो क्वेश्चंस है वो दोनों मेथड से कराए, एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करा के बताया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उलझ जाते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता, हम एक तरह कई बार स्टूडेंट के दिमाग में क्या हो जाता है ना कि वो सोचते हैं कि ये सर अलग मेथड है, ये अलग मेथड है, नहीं, वो दोनों एक ही चीज है, लिखने के तरीके बदले बस, और कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, जब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और मैंने करवाए भी हैं, दोनों तरीके से सॉल्व करा के बताया कि इस तरीके से इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात एक ही है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, एक 2-3 वैसे मैंने ग्राफ बताए हैं, बट एक ग्राफ में यहाँ पे पॉपुलर वाला ग्राफ बता देता हूं कि एफिशिएंसी और पावर फैक्टर के बीच में। अच्छा, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग का मतलब क्या है, प्योर कैपेसिटर, और ये जीरो पावर फैक्टर लैगिंग का मतलब क्या है, प्योर इंडक्टर। तो प्योर कैपेसिटर प्योर इंडक्टर में कोई भी एक्टिव पावर होता है क्या, नहीं होता है, जीरो होता है, इसका मतलब एफिशिएंसी दोनों पॉइंट पे क्या है, जीरो है, एफिशिएंसी दोनों पॉइंट पे क्या है आपकी, जीरो है। और फिर मैक्सिमम किस पे हो रही है, यूनिटी पावर फैक्टर पे हो रही थी, एफिशिएंसी और पावर फैक्टर का कर्व बता दिया है मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से एक ऑब्जर्वेशन देखोगे आप यहां से, बहुत अच्छा वाला देखिएगा कि अगर मैं यहां पे ये एफिशिएंसी सपोज करो, ये एफिशिएंसी मैं ले लेता हूं 95% थोड़ी देर के लिए, है ना, तो ये 95% एफिशिएंसी दो अलग अलग पावर फैक्टर पे पॉसिबल है। देखो नेचर, अगर मैं पर्टिकुलर ये वाला लोड के पावर फैक्टर लगाऊंगा तब भी 95% एफिशिएंसी आएगी, और ये पर्टिकुलर ये वाला लगाऊंगा लैगिंग नेचर वाला तो भी एफिशिएंसी वही आएगा। मतलब यहां पर क्या हो सकता है, एक तरीके का इस पावर फैक्टर के बीच में, यूनिटी पावर फैक्टर और जीरो पावर फैक्टर के बीच में, सपोज करो कोई फलाना 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टिव नेचर है, रेजिस्टेंस भी होगा इंडक्टिव नेचर भी होगा, तो यहां पर भी 95% पॉसिबल है। और यहां पर आप देखोगे तो यहां कौन सा पॉसिबल हो सकता है सर्किट, रेजिस्टेंस रहेगा और साथ में कैपेसिटिव रहेगा नेचर, तो वो वाला। तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर 0.5, या हो सकता बराबर भी नहीं हो, अभी मैं बराबर की बात नहीं कर रहा हूं नॉर्मली, अभी आप इतना समझिए कि दो डिफरेंट पावर फैक्टर्स पे सेम एफिशिएंसी पॉसिबल है। ये आपको असर्शन रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो बाकी इसका क्वेश्चन भी कराया, इस तरह का एक मैंने क्वेश्चन भी आपको फुल लेंथ वाला जो मेरा मशीन है उसमें कराया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो गया। एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको, ऑल डे एफिशिएंसी। हालांकि इस पे बहुत लंबे समय से क्वेश्चन नहीं आया है, और ना ही मुझे ऑब्जेक्टिव वाले जो पेपर्स होते हैं उसमें इसकी उम्मीद भी है, बट ज्यादातर ये कन्वेंशनल पेपर में या फिर आपसे जब आप कॉलेज में होते हैं तो ये आपसे ऑल डे एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट काफी पूछा जाता है। ये होता क्या है,
ऑल डे एफिशिएंसी देखिए, नॉर्मली ऑल डे एफिशिएंसी को अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो ये उस ट्रांसफार्मर के लिए निकाला जाता है जहां पे लोड का वेरिएशन सबसे ज्यादा है। तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर हमने देखे हैं कैटेगरी में, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर में लोड का वेरिएशन कम से कम रहता है ड्यू टू हाई डाइवर्सिटी फैक्टर, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो आपके नुक्कड़ पे है आपके घर के आसपास, क्योंकि उससे सपोज करो आपके गली के 4 घर कनेक्टेड है और कहीं घूमने निकल गए, 4 परिवार घूमने निकल गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर 24 आवर्स में लोड का फ्लक्चुएशन ज्यादा उस ट्रांसफार्मर पे। तो इसी वजह से ऑल डे एफिशिएंसी जो जहां वेरिएशन ऑफ लोड ज्यादा है उसके लिए निकाला जाता है, और वेरिएशन ऑफ लोड हम ये मान के चल रहे हैं कि कहां पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे होता है। इस वजह से ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लीकेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए अप्लीकेबल है। तो वहां पे क्या निकालता है, आउटपुट एनर्जी इन वॉट आर एनर्जी की यूनिट है, आउटपुट एनर्जी इन वॉट आर प्लस कॉपर लॉसेस इन वॉट आर इन प्लस WC इंटू 24। मतलब जो कोर लॉस हो रहे हैं वो तो 24 घंटे हो रहे हैं ना भाई। आप अपने घर से कहीं चले जा रहे हो घूमने फिरने कहीं पर भी 2-4 दिन के लिए, बट आप अपना बिजली का कनेक्शन कटवा के थोड़ी जाते हो, है ना। बिजली का कनेक्शन तो वहां पे, क्योंकि आप कब आ जाओ मीटर को थोड़ी पता है आप कब जा रहे हो, उसके पास दिमाग नहीं, वो तो अटेंटिव खड़ा है कि आप जब भी आओगे आपकी सेवा में तत्पर खड़ा हूं मैं बिजली लेके, आप स्विच चालू करना, कहीं बाहर से आओ तो पंखा रोटेट करने लगेगा, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूं, बेचारा मीटर यही बोल रहा है। तो वहां पर तो आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फिक्स है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो फिक्स है, तो कनेक्शन फिक्स है तो जो आपका जो ट्रांसफार्मर लगा है उससे जुड़ा हुआ, तो उसमें जो लॉसेस हो रहे कोर लॉस वो भी फिक्स है, तो वो भी 24 घंटे के लिए आपकी सेवा में तत्पर है ना। अब आप महानुभाव हो कि दिमाग लगा लो, सर 4 दिन जा रहे हैं तो बिजली का कनेक्शन कटवा देते हैं, वापस लगवा लेंगे। तो जब बिजली का कनेक्शन कटवाओगे और वापस कनेक्शन लोगे तो उसके लिए पैसा लगता है एक्स्ट्रा, बात घूम फिर के वही आ जाएगी। तो इस वजह से आप बिजली का कनेक्शन नहीं कटवाते हो 4 दिन के लिए जा रहे हो तो, ठीक है। और नॉर्मली जो पावर एफिशिएंसी होती है वो हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल डे एफिशिएंसी होती है, ठीक है। बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे 24 घंटे लॉसेस भी हो रहे हैं और लोड का वेरिएशन भी है, तो इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होगी, है ना, कंपेयर टू दी पावर एफिशिएंसी। बट उससे ज्यादा नहीं हो सकती, है ना, इक्वल भी हो सकती है और कम भी रहेगी। तो इट्स ऑल अबाउट लॉसेस एंड एफिशिएंसी टॉपिक।